अब सिर्फ अंश कपूर और विशाल शर्मा ही मयंक का विरोध करने वाले नहीं थे, बल्कि वहां पर धीरे धीरे बगावत के सुर तेज होने लगे थे, जिसमें अरकान स्तर और नोबल स्तर दोनों तरह के लोग शामिल थे। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोल पाए थे जब प्रधानाचार्य चक्रपाणी ने मयंक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विरोध करने के लिए दो बड़े समुदायों के योद्धा खड़े हो चुके हैं, तो उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया था। प्रधानाचार्य चक्रपाणी ने एक बाहरी व्यक्ति को उनका नेता बना दिया था। ये सितारा विद्यालय के प्रबुद्ध शिष्य कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? अंश कपूर और विशाल शर्मा के विरोध करने के बाद भले ही वहां पर खुसुर पुसुर का दौर शुरू हो गया हो, लेकिन प्रधानाचार्य चक्रपाणी और सितारा विद्यालय के बुजुर्ग साधक इस खुसुर पुसुर को बहुत शांति से देख रहे थे। प्रधानाचार्य के चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव नहीं दिखाई दे रहा था। बुजुर्ग साधकों ने प्रधानाचार्य चक्रपाणी के फैसले पर न तो सहमति जताई थी और न ही उनकी बात का विरोध किया था, लेकिन चूंकि प्रधानाचार्य चक्रपाणी ने ये फैसला अपने आप से किया था, इसलिए वो चाह रहे थे कि वो इस पर सफाई जरूर पेश करें। जब खुसुर पुसुर तेज हो गई, तो अब तक शांति पूर्वक खड़े प्रधानाचार्य चक्रपाणी ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने को कहा और उनके अपील करने के बाद सब शांत हो गए थे। सबके शांत होने के बाद प्रधानाचार्य चक्रपाणी ने बारी बारी से विशाल शर्मा और अंश कपूर के ऊपर नजर डाली और फिर अपने सामने खड़ी भीड़ को देखने के बाद बोले, मैंने आज मयंक को अपना बेटा और सितारा विद्यालय का उत्तराधिकारी मानते हुए उसका राज्याभिषेक किया और उसे इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी शिष्यों का नेता बनाया। आप सब इस समारोह में भाग लेकर इस बात के साक्षी भी बने, लेकिन कुछ लोगों को मयंक के चुने जाने पर आपत्ति है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मयंक अपनी पीढ़ी के किसी भी सदस्य से हार जाता है, तो वो इस मुकुट को पहनने के और इस पद पर रहने के लायक नहीं रह जाएगा। आप चाहे सितारा विद्यालय के शिष्य हों या फिर किसी भी विद्यालय के शिष्य हों या फिर जयपुर शहर समेत किसी भी शहर के रहने वाले हों, आप बाहर आएं और इस बात को साबित करें कि मयंक इस पद पर रहने लायक नहीं है, तो मैं इसे अपनी गलती मानूंगा और मयंक को इस पद से हटा दूंगा। प्रधानाचार्य चक्रपाणी के इतना कहते ही एक गगन भेदी सन्नाटा छा गया था। सब लोग आपस में बातें करने लगे थे। भीड़ को संबोधित करने के बाद प्रधानाचार्य चक्रपाणी ने मयंक की तरफ देखा और बोले, इस मुकुट और दिव्य वस्त्र का वजन बहुत भारी है मयंक। इसको पहनने के लिए तुम्हें इसके वजन को सहना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तुम अपने आप को इसके लायक साबित करते हो, तो इस पद की महिमा जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे साथ बंध जाएगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। मयंक ने अपना सिर हिलाया और उस मुकुट और दिव्य वस्त्र को पहने हुए ही वो सीढ़ियों के माध्यम से मंच से नीचे चला गया और सितारा विद्यालय के शिष्यों के सामने खड़ा हो गया था। मयंक के नीचे जाने के बाद सितारा विद्यालय के शिष्य मयंक, अंश कपूर और विशाल शर्मा के आसपास वाली जगह को छोड़कर थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए थे, जिसके बाद वहां पर जगह बन गई थी। विशाल शर्मा और अंश कपूर दोनों खा जाने वाली नजरों से मयंक को देखे जा रहे थे। प्रधानाचार्य चक्रपाणी को भले ही मयंक के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो खुद को लायक साबित कर देगा, लेकिन राजमाता चंद्रिका और सागर भट्ट थोड़ा सा डरे हुए थे। वो सोच रहे थे कि अगर किसी भी स्तर का कोई भी शिष्य, चाहे वो अरकान स्तर का हो या फिर नोबल स्तर का, उसने मयंक को हरा दिया तो इस समारोह का मजाक बन जाएगा
इस चुनौती के बाद न सिर्फ मयंक की बल्कि उसके साथ साथ प्रधानाचार्य और कहीं न कहीं सितारा विद्यालय की भी इज्जत दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि प्रधानाचार्य चक्रपाणी ने हर किसी को मयंक से 2-2 हाथ करने के लिए आमंत्रण दे दिया था। हालांकि प्रधानाचार्य चक्रपाणी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। उनका मानना था कि मयंक के पास अपनी पीढ़ी के किसी भी शिष्य को हराने की क्षमता है। सूर्यांश विद्यालय और चंद्रमा विद्यालय के सभी सदस्य, चाहे वो शिष्य हों या फिर बुजुर्ग साधक, सभी मयंक को घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मयंक ही वो चांदी के लबादे वाला रहस्यमयी व्यक्ति था जिसकी वजह से